बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रीटी इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। आपने पहले इस कोठी का सुराख किस ज़रिए से लगाया था? सफदर ने कहा। ओह हाँ, शायद इस ज़रिए से दोबारा मालूमात मिल जाए। इमरान ने चौंक कर कहा और हाथ बढ़ाकर एक बार फिर रिसीवर उठा लिया और नंबर डायल करना शुरू कर दिए। लोगाश क्लब। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, लोगाश से बात कराओ। इमरान ने कहा। क्या आपकी बॉस से मुलाकात तय है? दूसरी तरफ से कहा गया। नहीं, तो मेरा नाम इन तक पहुंचा दो, फिर वो खुद ही बात कर लेंगे। इमरान ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, लोगाश बोल रहा हूँ प्रिंस। चलना मुबाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लोगाश, वो तुम्हारा हाउजी क्या दोबारा नरफॉक का पता चला सकती है? इमरान ने कहा। लेकिन आपने खुद ही तो कह दिया था कि निगरानी ख़त्म कर दी जाए। शायद आप वहाँ रेड करना चाहते थे, लोगाश ने कहा। हाँ, लेकिन अब मुझे फौरी तौर पर नारफॉक को तलाश करना है, इमरान ने कहा। मैं मालूम करता हूँ, लेकिन है मुश्किल, क्योंकि एक बार अगर निगरानी का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाए तो फिर इसका सिरा तलाश करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। आप अपना फ़ोन नंबर बता दें या फिर मुझे 5 मिनट बाद दोबारा कॉल कर लें, लोगाश ने कहा। ठीक है, मैं दोबारा कॉल कर लूँगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर 5 मिनट बाद इसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिए। लोगाश क्लब। राब्ता कायम होते ही नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, लोगाश से बात कराओ, इमरान ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, लोगाश बोल रहा हूँ। चलना मुबाद लोगाश की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है लोगाश? इमरान ने पूछा। नारफॉक अपने चारों साथियों समेत वापस एक्रीमिया चला गया है प्रिंस। जिस कोठी में वो रिहाइश पजीर थे वहाँ आपने रेड किया और फिर जब आप वहाँ से गए तो एक लाश आप वहाँ पर छोड़ गए। नारफॉक अपने साथियों समेत वापस आया और फिर लाश देखते ही वो फौरी तौर पर एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से चार्टर तैयारी के जरिए एक्रीमिया रवाना हो गए। अब इस कोठी में पुलिस मौजूद है, लोगाश ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, एक अहम बात मालूम करनी है। तुमने बताया था कि तुम्हारा ताल्लुक इस कबीले से है जिससे सर गशाका का ताल्लुक है। क्या वाकई ऐसा ही है? इमरान ने कहा। यस प्रिंस, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? लोगाश ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे कबीले का सेटअप क्या है? मेरा मतलब है कि सरदार तो सरगशाका हैं, इसके अलावा क्या सेटअप है? इमरान ने कहा। हाँ, मैं खुद इस कबीले की कौंसिल का रुकन हूँ। सरगशाका चीफ सरदार हैं, इनके बाद एक नायब सरदार है जिसका नाम शामास है। अमली तौर पर वही सरदार हैं, लेकिन आखिरी और हतमी फैसला चीफ सरदार का ही होता है। इसके बाद 4 सरदार हैं जो सरदार कौंसिल कहलाती हैं। ये चारों सरदार अहम मामलात में नायब सरदार और चीफ सरदार को मशवरा देते हैं। इसके बाद इलाके की कौंसिलें होती हैं जो छोटे इलाकों का फैसला करती हैं। ऐसी ही कौंसिल का रुकन मैं भी हूँ। लेकिन मसला क्या है? आप क्या मालूम करना चाहते हैं? लोगाश ने तफसील बताते हुए कहा। क्या तुम्हारा फ़ोन पूरी तरह महफूज है? इमरान ने पूछा। 1 मिनट, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हाँ, अब कहें। अब फ़ोन मुकम्मल तौर पर महफूज है, लोगाश की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की अहम तरीन ट्रीटी का तवील अरसे से चेयरमैन एक्रीमिया चला आ रहा था, लेकिन इस बार मुस्लिम ममालिक ने मिलकर इस कमेटी की चेयरमैनशिप हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि इस कमेटी की वजह से एक्रीमिया मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद ना होने देता था। कामरून एक्रीमिया का इत्तेहादी मुल्क समझा जाता था। चुनांचे जब मुस्लिम ममालिक का दबाव बढ़ा तो एक्रीमियन हुकाम ने एक गेम खेली और कामरून हुकाम से ये अंदिया मिल गया कि अगर कामरून के नुमाइंदे को ट्रीटी का सदर बना दिया जाए तो नुमाइंदा वही कुछ करेगा जो एक्रीमिया के मफाद में होगा। इस तरह मुस्लिम ममालिक का दबाव भी ख़त्म हो जाएगा और एक्रीमिया के मफादात भी पहले की तरह महफूज रहेंगे। चुनांचे कामरून के नुमाइंदे को खुफिया तौर पर ट्रीटी का सदर मुंतखब कर लिया गया। एक्रीमिया अपनी जगह पर मुतमईन था कि गो बज़ाहिर सदर कामरून, जो कि मुस्लिम ममालिक का नुमाइंदा सदर है, लेकिन दरअसल सदारत फिर भी इसके हाथ में है। लेकिन सरगशाका और कामरून के सदर ने दरपर्दा दूसरी गेम खेल दी थी और एक अहम तरीन माहिदे की मंजूरी कामरून के नुमाइंदे ने एक्रीमिया की मर्जी के खिलाफ दे दी, जिससे एक्रीमिया को मालूम हो गया कि इसकी बाजी पलट गई है। चूँकि कामरून के इंतखाबात करीब आ गए हैं, इसलिए उन्होंने इन इंतखाबात को हाईजैक करने की स्कीम बनाई ताकि अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करके ट्रीटी के सदर को अपने हक में करा सकें।
और इस तरह ट्रीटी पर दोबारा अपना कब्जा बहाल किया जा सके। कामरून में चूंकि कबायली सिस्टम मौजूद है, इसलिए इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ कबीलों की बाहमी इत्तेहाद से हुकूमतें बनती और बिगड़ती हैं। इस वक्त सरगशाका का कबीला और मुल्क के सदर का कबीला मुत्तहिद हैं। ये दोनों हजरात मुस्लिम ममालिक की बरतरी के ख्वाहां हैं, जबकि मुल्क की फ़ायदे के लिए क्रीमिया के हलीफ हैं। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और फ़ौज के सिपहसालार के कबीले कतई एक्रीमिया के हामी हैं। चुनांचे एक्रीमिया ने कोशिश की सरगशाका का कबीला, जो कामरून में सबसे ज़्यादा ताकतवर और बाअसर कबीला है, को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के कबीले से इत्तेहाद कराकर हुकूमत बदल दी जाए और एक्रीमिया के मफादात महफूज कर लिए जाएँ। सरगशाका ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इत्तेहाद का ऐलान चूंकि यहाँ के कानून के मुताबिक इस वक्त किया जा सकता है जब इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाए, इसलिए सरगशाका इस वक्त तक रोपोश हो गए ताकि एक्रीमिया इन पर दबाव ना डाल सके। लेकिन एक्रीमियन एजेंसियाँ, जिनमें नाफोक ग्रुप भी शामिल है, इसके खिलाफ हरकत में आ गई। वो सरगशाका को इंतखाबात के ऐलान से कबल ही हलाक करना चाहते थे। इन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सरगशाका ने हमारी खिदमत हासिल की, लेकिन नाफोक ने सरगशाका का सुराग लगा लिया। सरगशाका एक वीरान जजीरे में ऑफिस वर्क के लिए जाते थे। मुझे इसका इल्म हुआ तो मैंने सरगशाका तक पैगाम भिजवा दिया कि वो वीरान जजीरे में ना जाएं। मैं समझा कि मेरा पैगाम पहुंच गया होगा, इसलिए मैं मुतमईन हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि मेरा पैगाम सरगशाका तक नहीं पहुंचा और सरगशाका वहां पर पहुंच गए और नारफॉक और इसके ग्रुप के हाथ लग गए। सरगशाका ने अपनी जान बचाने के लिए क्रीमिया से इत्तेहाद कर लिया और अब तुम्हारी ये रिपोर्ट कि नारफॉक अपने ग्रुप के साथ नारफॉक वापस एक्रीमिया चला गया है, जाहिर होता है कि सरगशाका को भी उन्होंने ही एक्रीमिया मुंतकिल कर लिया होगा और अब जैसे ही इंतखाबात का ऐलान होगा, एक्रीमिया सरगशाका से अपनी मर्जी के इत्तेहाद का ऐलान करा देगा और इस तरह आइंदा हुकूमत एक्रीमिया की मर्जी की आ जाएगी और ट्रीटी की सदारत एक बार फिर बिलवास्ता तौर पर एक्रीमिया के तहत चली जाएगी और मुस्लिम ममालिक के मफादात को एक बार फिर शदीद नुकसान पहुंचेगा। मैंने तुमसे तफसील इसलिए पूछी थी कि सरगशाका को हलाक करने का मकसद तो यही हो सकता था कि सरगशाका के बाद जिसने इस कबीले का सरदार बनना है वो लामहला एक्रीमिया का अपना खास आदमी होगा, वरना तो सरगशाका को हलाक करने का कोई फ़ायदा एक्रीमिया को ना हो सकता था। इमरान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, आपने मेहरबानी की है प्रिंस कि इस कदर तफसील मुझे बता दी है। आपकी बात वाकई दुरुस्त है। सरदार शामास एक्रीमिया के ज़बरदस्त हामी हैं और कबीले के इस तबके के नुमाइंदे हैं जो एक्रीमिया का हामी है, जबकि कौंसिल के चारों सरदार और सरगशाका का मुस्लिम ममालिक के हामी हैं और कबीले में ऐसे लोगों की तादाद बहरहाल ज़्यादा है जो एक्रीमिया के मुकाबले में मुस्लिम ममालिक की हिमायत करते हैं। कबीले की रिवायत के मुताबिक चीफ सरदार जो फैसला कर दे, इसकी पाबंदी कबीले के हर फर्द पर लाजमी होती है, चाहे वो इस फैसले को ज़ाती तौर पर पसंद करे चाहे ना करे। वो इसे बगावत नहीं कर सकता। चीफ सरदार की मौजूदगी में नायब सरदार कौंसिल के सरदार चीफ सरदार के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकते। हाँ, चीफ सरदार अगर वफात पा जाएं या हलाक हो जाएं तो इसकी बाकायदा रसूमात होंगी और रसूमात जब तक ना हो तब तक चीफ सरदार को जिंदा समझा जाता है। जब रसूमात मुकम्मल हो जाती हैं तो फिर नायब सरदार खुद ब खुद चीफ सरदार बन जाता है और कौंसिल के 4 अरकान में से किसी एक को इंतखाबात के जरिए नायब सरदार और कौंसिल के चौथे रुकन का इंतखाब बाकी कौंसिलों से किया जाता है। लुगाश ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन अगर चीफ सरदार और नायब सरदार दोनों वफात पा जाएं फिर? इमरान ने कहा, फिर इसकी रसूमात के बाद पूरे कबीले में से नया चीफ सरदार मुंतखब किया जाता है और इस वक्त कौंसिल के चारों अरकान बाहमी मशवरे से फैसले करते हैं और इनके फैसले को पूरे कबीले का हतमी और आखिरी फैसला समझा जाता है। लुगाश ने जवाब देते हुए कहा, नायब सरदार शमास कहाँ रहते हैं? इमरान ने पूछा। योशो कबीले का मरकजी हेडक्वार्टर जवाला के शुमाल मगरिब में एक पुरानी किला नुमा इमारत के अंदर है। नायब सरदार की रिहाइश भी इस किले के अंदर ही है। कौंसिल के चारों अरकान भी वहीं रहते हैं। लुगाश ने जवाब दिया। ओके, बेहद शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि जब तक सरगशाका जिंदा है तब तक इसका फैसला हतमी होगा, सफदर ने कहा। हाँ, इसलिए नायब सरदार या कौंसिल के अरकान किसी को भी कुछ कहना फजूल है और अब हर सूरत में सरगशाका को तलाश करना पड़ेगा। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए क्रीमिया के साथ मिले हैं। अगर इन्हें क्रीमिया की तहवील से निकाल दिया जाए तो फिर वो यकीनन मुस्लिम ममालिक के मफादात ही की बात करेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन इन्हें कहाँ और कैसे तलाश किया जाए? सफदर ने कहा। हाँ, यह असल बात है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। क्या मैं ट्राई करूं? जूलिया ने कहा।
तो इमरान ने चौंक कर जूलिया की तरफ देखा। इसमें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि मिशन को हर सूरत में कामयाब किया जाए। लेकिन तुम क्या करना चाहती हो? इमरान ने कहा। पहले मैं ट्राई कर लूँ, फिर बताती हूँ, जूलिया ने कहा और रिसीवर उठाकर इसने तेज़ी से नंबर डायल करना शुरू कर दिया। बॉन बॉन क्लब। राब्ता कायम होते एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लेडी ग्राहम से बात करें? मैं जूलियाना फिट्जवाटर बोल रही हूँ, जूलिया ने कदरे सख्त लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो मिस जूलियाना, क्या आप लाइन पर हैं? चलना मुबाद वही नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यस, जूलिया ने जवाब दिया। लेडी साहिबा से बात करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो जूलियाना फिट्जवाटर बोल रही हूँ, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेडी ग्राहम बोल रही हूँ जूलियाना, कहाँ से बोल रही हो? बड़े तवील अरसे बाद तुम्हें मेरी याद आई, दूसरी तरफ से इंतहाई बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा गया। तुम्हारी याद तो हर वक्त आती रहती है, लेकिन मसरूफियत की वजह से रब्ता नहीं हो सका। अभी मैं एक अफ्रीकी मुल्क से ही बोल रही हूँ। तुम्हारे ज़िम्मे एक काम लगाना है, मुआवजा तुम्हारी मर्जी और काम मेरी मर्जी का होगा, जूलिया ने कहा। तुम मुआवजे की बात छोड़ो, काम बताओ। तुम्हें मालूम तो है कि मैं सिर्फ वो काम करती हूँ जो मेरे मेयार का हो, लेडी ग्राहम ने कहा। एक्रीमिया के चीफ सेक्रेटरी ने एक सरकारी एजेंसी सेगर के साबिक चीफ नारफॉक के जरिए अफ्रीकी मुल्क कामरून के चीफ सेक्रेटरी सरगशाका को कामरून से अगवा कराया है। वो इनसे अपनी मर्जी का कोई सियासी ऐलान करना चाहते हैं। मुझे सरगशाका का मौजूदा पता चाहिए, जूलिया ने कहा। हाँ, ये काम वाकई मेरे मेयार का है। मुआवजा $50 लाख होगा, लेडी ग्राहम ने कहा। सिर्फ $10 लाख, इससे $1 ज़्यादा ना कम, जूलिया ने जवाब दिया तो इमरान और दूसरे साथी बेख्तियार मुस्कुरा दिए। बस यही एक आदत तुम्हें ख़राब है कि तुम सौदेबाजी पर उतर आती हो। अभी तो तुम कह रही थी कि मुआवजा मेरी मर्जी का होगा, और अब जब मैंने मुआवजा बताया है तो तुमने इसे बहुत कम कर दिया, लेडी ग्राहम ने कहा। इस वक्त तुमने खुद ही ऑफ़र कबूल ना की थी और कहा था कि मुआवजे को छोड़ो, काम मेरे मेयार का हो तो करूँगी, जूलिया ने कहा। ओके, ठीक है, $15 लाख लूँगी, और बस अगर मंजूर हो तो बता दो, वरना काम छोड़ो और मेरी ज़ाती दावत कबूल कर लो, लेडी ग्राहम ने कहा। चलो तुम खुश रहो लेडी ग्राहम, जूलिया ने कहा। ओके, तुम ऐसा करो कि 1 घंटे बाद मुझे फ़ोन करना, मैं बता दूंगी, लेडी ग्राहम ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। गुड, लेडी ग्राहम से तुम्हारी दोस्ती वाकई मेरे लिए हैरानकुन है, क्योंकि लेडी ग्राहम तो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जो मक्खी की तरह चिपक जाते हो, फिर क्यों बैठने दे, तनवीर ने जवाब, जो अब तक खामोश बैठा था। इमरान के खिलाफ बोलने का मौका मिलते ही बोल पड़ा और इसके इस खूबसूरत फिक्रे पर कमरा बेख्तियार कहकहों से गूंज उठा। इमरान खुद भी हंस पड़ा था, क्योंकि तनवीर का फिक्रा वाकई खूबसूरत था। शहद की मक्खी तो गुलाब के फूल पर ही बैठती रहती है। तुम अपनी बात करो, इमरान ने जवाब दिया। बस बस, ये गलीज बातें बंद करो, और तनवीर तुम भी मकरूह चीज़ों के नाम मत किया करो, जूलिया ने वसीले लहजे में कहा। वैसे मिस जूलिया, लेडी ग्राहम कौन है? इसका हदूद अरबा क्या है? और आपकी इससे इस तरह दोस्ती कब से हो गई? सफदर ने कहा तो जूलिया हंस पड़ी। ये दोस्ती इमरान की वजह से हुई है। काफ़ी अर्सा पहले इमरान को लेडी ग्राहम से मालूमात हासिल करनी थी, लेकिन वो खुद सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए इसने मुझे इसके पास भेजा और फिर तब से मेरी इससे दोस्ती हो गई। अब अचानक मुझे इसका ख्याल आ गया तो मैंने सोचा कि मैं भी इमरान की तरह पुराने ताल्लुकात से फ़ायदा उठाऊं, जूलिया ने जवाब दिया। वैसे मिस जूलिया, मुझे आपकी कारकर्दगी देखकर हकीकी खुशी हुई है। अब आप वाकई जज्बाती खोल से निकलकर काम करने के मूड में आ गई हैं, सफदर ने कहा। इसका सहरा भी इमरान के सर है। इससे मुझे इंतहाई संजीदगी से समझा दिया है कि अगर मैंने काम ना किया तो चीफ किसी भी लम्हे मुझे डिप्टी चीफ के ओहदे से तो एक तरफ सीक्रेट सर्विस से भी अलहदा कर सकता है, और मुझे मालूम है कि इमरान चीफ के बेहद करीब है। इससे लामहला चीफ ने ऐसी कोई बात की होगी या कोई ऐसा इजहार किया होगा, और मैं नहीं चाहती कि आप सब साथियों से अलहदा हो जाऊं, इसलिए मैंने काम करने का फैसला कर लिया है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, क्या आप वाकई चीफ के करीब हैं? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिलहाल तो डिप्टी चीफ के करीब हूँ, इमरान ने जवाब दिया तो सब इख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, क्या आपके जहन में कभी तजस्सुस पैदा नहीं हुआ कि आप ये मालूम कर सके कि चीफ कौन है? सफदर ने कहा तो सब चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगे। तजस्सुस तो इसे हो जो इसे जानता ना हो। मुझे तो मालूम है, फिर तजस्सुस कैसा? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो सब बेइख्तियार चौंक पड़े। तुम जानते हो? क्या मतलब? कैसे जानते हो? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। जिस तरह मैं तुम्हें जानता हूँ, तनवीर को जानता हूँ, सफदर को जानता हूँ,
इसी तरह मैं चीफ को भी जानता हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या आपने इसे नकाब के बगैर भी देखा हुआ है? सफदर ने पूछा। सैकड़ों हजारों बार, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब दिया। तो सब बेख्तियार उछल पड़े। इनके सबके चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। कैसा है चीफ, हुलिया तो बताओ, जूलिया ने सरसराते हुए लहजे में पूछा। ना ही पूछो तो अच्छा है, इसलिए तो नकाब डाले रखता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब, वो बदसूरत है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जूलिया ने वसीले लहजे में कहा। अरे मैंने कब कहा कि वो बदसूरत है? तुमने ख्वामख्वाह मुझ पर आंखें निकालना शुरू कर दी हैं। मुझसे ना सही, बहरहाल तनवीर से तो ज़्यादा ही खूबसूरत है, इमरान ने जवाब दिया। तो सब इख्तियार हंस पड़े। ये वैसे ही गप मार रहे, अपनी अहमियत जताने के लिए, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या हुलिया है चीफ का? जूलिया ने बेचैन होकर पूछा। तोते जैसी नाक, मेंढक की तरह बाहर को निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें, मटके जैसा सर, अमचोर की तरह सूखा हुआ चेहरा, ब्रैकोला की तरह नोकदार और मुड़े हुए दांत, सर से गंजा, दाढ़ी मूछें तो एक तरफ, भौं और पलकों के बाल भी गायब, आगे को निकली हुई चोंच, दाढ़ थोड़ी, धागे की तरह पतली गर्दन, दुबला पतला जिस्म जैसे इंसान ना हो बल्कि बांस पर कपड़े चढ़ा दिए गए हों। इमरान ने फौरन ही हुलिया बताना शुरू कर दिया। बस बस, बकवास मत करो, तनवीर दुरुस्त कह रहे हैं, तुम ख्वामख्वाह अपनी अहमियत जताने के लिए बकवास कर रहे हो, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। क्या मतलब, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? चलो उठाओ रिसीवर और करो अपने चीफ को फ़ोन और पूछो उससे, इमरान ने भी गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हारी तरह मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, ख्वामख्वाह वक्त ज़ाया करना कर दिया, नॉनसेंस, जूलिया ने फुंकारते हुए लहजे में कहा। चलो, अगर तुम्हें ये हुलिया पसंद नहीं है तो तनवीर का हुलिया बता देता हूँ। दुबली पतली शायराना तर्ज की नाक, करमची आंखें, मेंढक की तरह चौड़े और फूलते पिचकते नथने। इमरान की ज़बान एक बार फिर रवां हो गई और कमरा बेख्तियार कहकाओं से गूंज उठा। अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम 100% झूठ बोल रहे हो। जब तनवीर सामने मौजूद है तो तुम इसका हुलिया ये बता रहे हो, तो चीफ का हुलिया तो तुम सही बता ही नहीं सकते, जूलिया ने हंसते हुए कहा। अरे मैं तो असल हुलिया बता रहा था, अगर तुम्हें हुलिये चाहिए जो बज़ाहिर नजर आते हैं तो वो भी बता देता हूँ, इमरान ने कहा। तो जूलिया बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, बज़ाहिर नजर आते हैं क्या मतलब? जूलिया ने हैरान होकर कहा। तनवीर और चीफ दोनों ने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, चीफ ना आए तो तनवीर से पूछ लो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोलेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वाकई तनवीर? जूलिया ने चौंकते हुए कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है? तनवीर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो सब साथी बेइख्तियार चौंक पड़े। इनके चेहरों पर हैरत के तासुरात नुमायां थे, क्योंकि इन्हें भी मालूम ना था, जबकि तनवीर का फिक्रा बता रहा था कि इसे वाकई प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। मुझे कैसे मालूम ना हो, आखिर तो मेरी रकीबी रूह से रूह सफ़ेद हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुमने वाकई प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है? जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वो इस तरह तनवीर को देख रही थी जैसे जिंदगी में पहली बार देख रही हो। ये बात मेरी पर्सनल फाइल में दर्ज है और पर्सनल फाइल चीफ की तहवील में होती है। फिर इमरान को कैसे इस बात का पता चला? तनवीर ने कहा। तो सब साथी बेख्तियार चौंक पड़े। जाहिर है कि इन सब के जहन में भी वही शक उभरा था जो तनवीर के जहन में उभरा था कि कहीं इमरान खुद ही तो चीफ नहीं। ये बात मुझे चीफ ने बताई थी, अगर यकीन ना आए तो बेशक अपने चीफ से पूछ लो। मैंने उसे मशवरा दिया था कि वो नकाब पहनने की बजाय प्लास्टिक सर्जरी करा ले, जिस पर इसने जवाब दिया कि प्लास्टिक सर्जरी तो वो पहले करा चुका है, जिस तरह तनवीर की हुई है, लेकिन नकाब वो इसलिए नहीं पहनता कि वो अपना चेहरा छुपाना चाहता है, बल्कि इसलिए पहनता है कि ये सीक्रेट सर्विस के कानून में शामिल है। तुम्हारी तरह मैं भी तनवीर की प्लास्टिक सर्जरी की बात सुनकर हैरान हुआ था। इस पर चीफ ने बताया था कि तनवीर जब कॉलेज में था तो एक एक्सीडेंट में इसकी नाक कट गई थी, जिसे सर्जनों ने जोड़ तो दिया था, लेकिन वो बेहद भद्दी लगती थी, इसलिए तनवीर के वालिद ने बाकायदा प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। ये बात तुम्हें कब मालूम हुई थी? तनवीर ने पूछा। काफ़ी अरसा हो गया है। क्यों? इमरान ने चौंक कर पूछा। तो तुमने अब तक ये बात क्यों छुपाई? तनवीर का लहजा बता रहा था कि इमरान के जवाब के बावजूद इसका शक दूर नहीं हुआ। इसलिए कि मसला रकीब रूह सफ़ेद की नाक का था, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सब बेख्तियार हंस पड़े। तुमने भी तो आज तक नहीं बताया। क्या वाकई ऐसा हुआ था? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कॉलेज के ज़माने में ग्रेटलैंड में मेरी नाक की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, तनवीर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा।
क्या चीफ ने भी वाकई प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है? जूलिया ने इस बार इमरान से मुखातिब होकर कहा। इसने अपने मिजाज की प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। चेहरे का तो मुझे इल्म नहीं है, इमरान ने जवाब दिया। मिजाज की प्लास्टिक सर्जरी? क्या मतलब? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। सुना है चीफ पहले बेहद फयाज था, मामूली बातों पर बड़े बड़े चेक दे दिया करता था, फिर से अपने मिजाज की प्लास्टिक सर्जरी करा ली और इससे वो इस कदर कंजूस हो गया कि बड़े बड़े कारनामों पर मामूली सा चेक देते हुए भी इसकी जान निकलती है, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा और सब बेख्तियार हंस पड़े। वैसे इमरान साहब, आपने कभी कोशिश भी की नहीं की कि चीफ का चेहरा देखने की? सफदर ने कहा। एक ही चेहरा देखने से फुर्सत नहीं मिलती, दूसरा कैसे देख सकता हूँ? इमरान ने जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। तो सब साथी बेख्तियार हंस पड़े। वो इमरान का इशारा अच्छी तरह समझ गए थे। जूलिया के चेहरे पर एक लम्हे के लिए शर्म के तासुरात उभर आए, लेकिन दूसरे लम्हे इसका चेहरा नॉर्मल हो गया। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपनी तस्वीर दे देती हूँ, तुम बैठे देखते रहना, जूलिया ने कहा। यह काम तो तनवीर करता है, हम तो असल के कायल हैं, इमरान ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। तो कमरा एक बार फिर कहकहों से गूंज उठा। मेरा ख्याल है कि 1 घंटा गुजर चुका है, अब लेडी ग्राहम से बात कर ली जाए, जूलिया ने कहा और फिर रिसीवर उठाकर इसने एक बार फिर नंबर डायल करना शुरू कर दिया। बॉन बॉन क्लब। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लेडी ग्राहम से बात कराओ, मेरा नाम जुलियाना फिट्जवाटर है, जूलिया ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चलना मुबाद, लेडी ग्राहम की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है लेडी ग्राहम? जूलिया ने कहा। तुम्हारा मतलूबा आदमी सर्गशाका इस वक्त विलिंगटन की वारोक रोड की मेरिट बिल्डिंग में मौजूद है। ये बिल्डिंग बराह रास्त नॉरफॉक की तहवील में है, लेडी ग्राहम ने जवाब दिया। क्या इससे फ़ोन पर रब्ता हो सकता है या ट्रांसमीटर पर? जूलिया ने कहा। ट्रांसमीटर का तो मुझे इल्म नहीं हो सकता, अलबत्ता इस बिल्डिंग का फ़ोन नंबर मैं बताती हूँ, लेकिन ज़ाहिर के नॉरफॉक की इजाज़त के बगैर तुम्हें तुम्हारे आदमी से रब्ता नहीं हो सकेगा, लेडी ग्राहम ने जवाब देते हुए कहा। तुम नंबर बताओ, बाकी काम मैं कर लूँगी, जूलिया ने कहा और लेडी ग्राहम ने नंबर बता दिया। ओके, अब अपना बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम बता दो ताकि तुम्हारा मुआवजा वहाँ पर जमा करा दिया जाए, जूलिया ने कहा। मेरे नाम का गारंटीड चेक मेरे क्लपर के पते पर भिजवा दो, लेडी ग्राहम ने कहा। तो जूलिया ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब क्या करना है? क्या इस बिल्डिंग पर रेड करना होगा? जूलिया ने रिसीवर रखकर इमरान से मुखातिब होकर कहा। मसला ये है कि किसी तरह सर्गशाका से असल सूरत हाल मालूम हो जाए तो इसके मुताबिक ही इकदाम किया जा सकता है। अगर सर्गशाका वाकई क्रीमिया से ताउन नहीं करना चाहते तो फिर तो लाजमन इन्हें वहाँ से निकालना होगा, लेकिन अगर वो वाकई इससे ताउन करते हैं तो फिर इनकी हलाकत भी बेसूद होगी और रिहाई भी, क्योंकि हलाकत के बाद इनका नायब सरदार चीफ सरदार बन सककर एक्रीमिया के हक में वोट देगा, इमरान ने कहा। फिर किस तरह मालूम किया जा सकता है? जूलिया ने कहा। इमरान साहब, आप चीफ सेक्रेटरी के लहजे में इनसे बात नहीं कर सकते? अचानक कैप्टन शकील ने कहा। वो तो कर सकता हूँ, लेकिन सर्गशाका जाहिर है कि चीफ सेक्रेटरी को असल बात तो नहीं बताएंगे और ना ही वो नॉरफॉक को बताएंगे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि हमें पहले इन्हें वहाँ से रिहाई दिलानी चाहिए, इसके बाद इन्हें अपनी तहवील में रखकर हम ज़बरदस्ती भी इनसे अपने हक में बयान दिलवा सकते हैं, तनवीर ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। ओह, वेरी गुड, वाकई ये अच्छी तजवीज़ है। अगर एक्रीमिया ये काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? इस तरह वाकई एक्रीमिया को शिकस्त दी जा सकती है, इमरान ने कहा। तो तनवीर का चेहरा यकलख्त खिल उठा। तुम ये काम मेरे ज़िम्मे लगा दो, मैं खुद ही इसे वहाँ से निकाल लाऊंगा, तनवीर ने कहा। नहीं, हम सबको वहाँ जाना होगा, हमें इन्हें इंतखाबात के ऐलान तक वहीं एक्रीमिया में ही रखेंगे, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।